चलो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनालिसिस ऑफ ट्रसेस. नेक्स्ट टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ ट्रसेस. ठीक है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है. सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज अ ट्रस. ठीक है ना, ट्रस क्या होता है. तो ट्रस कोई बता सकता है, किसी ने देखा हो, किसी ने कहीं पढ़ा हो. व्हाट इज अ ट्रस. वुडन हाउसेस में सर जो रूफ होती है वो है ट्रस होती है उसमें. मतलब इस तरीके से नहीं, थोड़ा सा स्ट्रक्चरली आप डिफाइन करो. व्हाट इज अ ट्रस एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्शन goes in it for transferring the loads. सर ट्रस इंक्लाइंड मेंबर होता है रूफ का, जो कि बीम्स पे सपोर्टेड होता है. वो हमारा ड्रेनेज सिस्टम में ज्यादा यूजफुल होता है. बीम्स पर सपोर्टेड होता है, ऐसा कैसे बोल दिया. सर बीच में वो बीम्स पे सपोर्ट होता है सर. बीच में उसमें एक बीम होती है, बीच में बीम होती है और दो और बाकी कॉलम पे सपोर्ट होता है. देखो, ट्रस को हम देखते हैं तो ट्रस बेसिकली क्या है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है. ठीक है ना, ट्रस क्या है, एक प्रकार का. अरे ये बेटा म्यूट करो, किसका है. एक प्रकार का फ्रेमवर्क है ट्रस, फ्रेमवर्क. ठीक है, अब जैसे मैंने बोल दिया कि फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क मतलब कि इट इज मेड अप ऑफ सम मेंबर्स. ठीक है ना, इट इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ सम मेंबर्स, सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स से मिलकर बना होता है. ये मेंबर्स जो हैं, ये कैसे रहते हैं मेंबर्स. नॉर्मली these are slender members, these are slender members. ठीक है ना, these are slender members. Slender means, what is mean by slender. Slender means होता है कि कोई एक मेंबर है जिसके क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन उसकी लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है. ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि अगर ये मान लीजिए एक मेंबर है और इसका ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के डायमेंशन मैंने बोला सपोज ये बी है और ये डी है. ठीक है, और ये इसकी लेंथ है विच इज एल. ठीक है, तो यहाँ पर स्लेंडर मीन्स क्या हुआ कि एल इज मच ग्रेटर देन बी और बी और डी. ठीक है ना, मतलब क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन से अगर लेंथ बहुत ज्यादा हो तो ऐसा मेंबर जो है स्लेंडर मेंबर कहलाता है. और ट्रस क्या है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो कि कुछ कुछ स्लेंडर मेंबर से मिलकर बना है, कुछ स्लेंडर मेंबर से मिलकर बना है. ठीक है ना, अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है वही स्ट्रक्चर में. ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि हम ट्रस को बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं, और वहां पर बेसिकली हम रूफ के पर्पस से, यानी जो हमारी रूफ शीट है जो हमारी, उसको हम सपोर्ट कराते हैं ट्रस से. ठीक है ना, तो वहां पर हम ट्रस को रूफ ट्रस कहते हैं, वहां पर हम ट्रस को कहेंगे रूफ ट्रस, रूफ ट्रस, रूफ ट्रस.
ठीक है। इसके अलावा आपने ट्रस्ट को देखा होगा ब्रिजेस में, ठीक है ना, आपने देखा होगा ब्रिजेस में, आपने देखा होगा ट्रस्ट को ब्रिजेस में, तो वहां पर इसको हम जो है ब्रिज ट्रस्ट कहते हैं, ब्रिज ट्रस्ट, ठीक है। तो ब्रिज ट्रस्ट में क्या होता है कि ट्रस्ट जो है किसको सपोर्ट करता है, जो आपकी डेक स्लैब है, या बेसिकली हम उसको नॉर्मली कहें साधारण भाषा में, तो जो आपका फ्लोर है ब्रिज का, उसको जब ट्रस्ट सपोर्ट करता है तो उसको हम ब्रिज ट्रस्ट कहते हैं वहां पर, ठीक है। तो दो प्रकार से, यानी बिल्डिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, ब्रिज स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, दोनों ही हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। तो उसी के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि आपका एक तो रूफ ट्रस हो सकता है और एक आपका ब्रिज ट्रस हो सकता है। अब वो बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग में भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग और अदर काइंड ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद ट्रस का जो स्ट्रक्चरल बेनिफिट है, ट्रस का जो स्ट्रक्चरल बेनिफिट है, और वी कैन से कि एक ब्रिज, एक ट्रस लोड को किस प्रकार से ट्रांसफर करेगा, लोड को किस प्रकार से ट्रांसफर करेगा एक ट्रस, उसको समझना बहुत आवश्यक है। ट्रस में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स में केवल और केवल एक्सियल लोड ही आता है, केवल और केवल एक्सियल लोड ही आता है। इसका मतलब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ ट्रस स्ट्रक्चर, each and every member of a truss structure is subjected to is subjected to only axial loads, is subjected to only axial loads, ठीक है। there is no bending, ठीक है ना, there is no bending, it means कि ट्रस में कहीं पर भी कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, कहीं पर भी कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना। हम सबसे सिंपलेस्ट ट्रस की बात करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट ट्रस की बात करते हैं, सिंपलेस्ट ट्रस, सिंपलेस्ट ट्रस, सिंपलेस्ट ट्रस की बात करते हैं तो एक सिंपल ट्रस का मतलब होता है कि हम एक एक हम ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, बेसिकली एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से हमारा ट्रस है which is simply supported, which is simply supported like this, ठीक है ना। दिस इज अ सिंपल ट्रस which is simply supported and a subjected to a point load, subjected to a point load W, subjected to a point load W at at the apex joint, at the apex joint, ठीक है ना। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर एक ये सिंपलेस्ट ट्रस है जो ट्रायंगुलर ट्रायंगल है बेसिकली, है ना, और ये सिंपली सपोर्टेड है, इसके अपेक्स पर एक लोड आ रहा है पॉइंट लोड W, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ट्रस will be subjected to only axial forces, only axial forces, it means कि ये जो लोड है, ये लोड हमेशा ये लोड हमेशा कहाँ लगेगा, जॉइंट पर लगेगा, ट्रस के हमेशा जॉइंट पर लगेगा, इस बात को ध्यान रखना। लोड कभी भी मेंबर के ऊपर नहीं लग सकता, लोड कभी भी मेंबर के ऊपर नहीं लग सकता इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये जो है ये नहीं हो सकता,
ये नहीं हो सकता। लोड केवल आपके कहाँ लगेगा, जॉइंट पर लगेगा। अगर ये मेंबर पर लोड लग गया तो इट मींस कि यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी, इट मींस कि यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ट्रस में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ट्रस में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स, ट्रस्ट में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी मेंबर्स एक जॉइंट पर विद द हेल्प ऑफ बोल्टिंग, रिवेटिंग और वेल्डिंग, ठीक है ना। बोल्टिंग, बोल्टिंग, ठीक है, रिवेटिंग, रिवेटिंग, रिवेटिंग क्या होता है सर? बताता हूँ, रिवेटिंग एंड वेल्डिंग, रिवेटिंग, वेल्डिंग और बोल्टिंग, ठीक है ना। ये तीन प्रकार से मेंबर्स एक जॉइंट पर जुड़े होते हैं, है ना। अब बेसिकली हम मेंबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हैं, सारे मेंबर्स को एक जॉइंट पर एक गजट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, एक गजट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, एक गजट प्लेट से कनेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं उस प्लेट को? गजट प्लेट, GUSSET, गजट प्लेट, ठीक है ना। जैसे देखो मैं कुछ फिगर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये कुछ ट्रसेस हैं जो कि नॉर्मली ब्रिज ट्रस है। ब्रिज कोई भी हो सकता है हमारा, हाईवे ब्रिज भी हो सकता है, रेलवे ब्रिज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली तो रेलवे ब्रिज में यूज किए जाते हैं, कभी कभी हाईवे ब्रिज में भी यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं ट्रसेस की। इनका यूज क्या होता है सर? बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, है ना, थोड़ा रुको तो सही। देखो जरा, इस ट्रस को आप देखेंगे, तो इस ट्रस को अगर आप देखेंगे तो जरा देखना, जैसे मैंने बोला कि एक जॉइंट की मैं बात करूं, सपोज ये वाला मैं जॉइंट पकड़ता हूं, सपोज मैं ये वाला जॉइंट पकड़ता हूं, इस जॉइंट को अगर आप देखोगे तो इस जॉइंट पर देखो, एक मेंबर ये वाला, एक मेंबर ये वाला, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये और एक मेंबर ये, यानी कि टोटल 5 मेंबर्स, है ना। टोटल 5 मेंबर इस जॉइंट पर आकर जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब इस जॉइंट पर एक गजेट प्लेट लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा है तो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की आपको दिख रही है, ये एक गजेट प्लेट है, ये वाली, ठीक है ना। इस गजेट प्लेट से सभी मेंबर्स का कनेक्शन किया गया है, ठीक है। इस गजेट प्लेट से सभी मेंबर्स का कनेक्शन इस जॉइंट पर किया गया है। और कनेक्शन जो है आप स्टील स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, कनेक्शन जो है, कनेक्शन हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। 3 प्रकार के हो सकते हैं, रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है ना। यानी कि हम इस प्लेट से, इस गजेट प्लेट से जितने भी ये मेंबर हैं, इन सभी मेंबर्स को हम वेल्ड कर सकते हैं। वेल्डिंग तो समझ में आता है कि वेल्डिंग कैसे होती है, तो वेल्डिंग कर सकते हैं। बोल्टिंग यानी कि बोल्ट होल करके दोनों, मतलब इस इन मेंबर में और गजेट प्लेट में होल कर कर हम बोल्ट से कनेक्शन कर सकते हैं, बोल्टिंग कर सकते हैं। और रिवेटिंग भी कर सकते हैं। रिवेटिंग जो है बेसिकली आजकल ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन पुराने समय में रिवेटिंग बहुत प्रचलन में था। रिवेटिंग भी एक तरीके से हम बोल्टिंग करते हैं,
उसी प्रकार से हमें रिवेटिंग करनी होती है। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास रिवेट अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास रिवेट अवेलेबल होते हैं, और रिवेट कुछ इस प्रकार का पिन होती है बेसिकली, इस प्रकार की एक पिन होती है। इसको क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए हमें कनेक्शन करना है, हमें कनेक्शन करना है, एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट अगर मान लीजिए ये है, तो हमें यहाँ पर कनेक्शन करना है, तो हम दोनों प्लेट में यहाँ पर इस प्रकार से होल करते हैं, और जो होल होता है वो थोड़ा सा इस डायामीटर से, यानी रिवेट पिन का जो डायामीटर होगा उस डायामीटर से थोड़ा सा बड़ा रहता है, ठीक है। तो वो कितना बड़ा रहता है वो हम आप स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में देखेंगे, और वो एज पर दी कोड होता है, जो इंडियन स्टैंडर्ड या इंडियन कोड जो हमें बताएगा, जो हमें गाइडलाइन देगा कि भाई आपको होल का डायमीटर जो है रिवेट के डायमीटर से कितना बड़ा रखना है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर होल करते हैं। उसके बाद इस रिवेट को हम इस होल में इंसर्ट करते हैं, इस तरीके से कि दोनों प्लेट में आ जाए, ठीक है ना। इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, और ये जो है आपका, ये रिवेट के ऊपर जो है ये हेड कहलाता है। ये रिवेट का जो ऊपरी पोर्शन है ये रिवेट का हेड कहलाता है, और ये शाफ्ट कहलाती है, ठीक है ना। ये आपकी ये आपकी शाफ्ट कहलाती है, ये आपकी शाफ्ट कहलाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम शाफ्ट से इस रिवेट को इंसर्ट करते हैं होल में, और इधर हमारा जो है एक ऑलरेडी हेड रहता है। ये हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग हेड कहलाता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी जब इसका रिवेट का मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्रीज में, या हाँ फैक्ट्रीज में जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तभी ये जो है हेड इस पर बना दिया जाता है, तो इसलिए इसको हम मैन्युफैक्चरिंग हेड कहते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जैसे रिवेट का कुछ पोर्शन बाहर की तरफ भी निकलेगा, रिवेट का कुछ पोर्शन इस होल के बाहर की तरफ भी निकलेगा, और देन इसको हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, दूसरी तरफ से हम इसको हैमरिंग करते हैं, और हम इसको भी ऐसा कुछ हेड बना देते हैं, हैमरिंग कर कर हथौड़े से मार मार कर इस तरीके से हेड बना देते हैं। तो ये हमारा जो है, ये हमारा एक हेड यहाँ पर भी बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गई। तो इस तरीके से जो है हम रिवेटिंग करते हैं, इस तरीके से हम जो है रिवेटिंग करते हैं। अब रिवेटिंग जो है वो हमारी फील्ड पर भी हो सकती है, तो उसको हम फील्ड रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। फैक्ट्रीज में हो सकती है रिवेटिंग, तो उसको हम शॉप रिवेटिंग कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी रिवेटिंग हाथ से हो सकती है, ठीक है, यानी मैनुअली हो सकती है, तो उसको हम हैंड रिवेटिंग कहते हैं। और हमारी रिवेटिंग जो है मशीन से हो सकती है, तो उसको हम मशीन रिवेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वो रिवेटिंग करने के कितने प्रकार से हम रिवेटिंग कर सकते हैं और कितने प्रकार की हो सकती है, ये आप जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 6 सेमेस्टर में, तब वहां पर आप सीखेंगे, ठीक है ना। अभी तो अपना ये है तात्पर्य कि भाई अपन यहाँ पर ही समझ लें कि यहाँ पर कनेक्शन जो है 3 प्रकार से कुछ भी किया सकता है, रिवेटिंग भी किया सकती है, बोल्टिंग भी किया सकती है, और वेल्डिंग भी किया सकती है, ठीक है। तो जब रिवेटिंग और बोल्टिंग की जाती है, तो ये जो जॉइंट रहेगा ये पिन जॉइंट बनेगा, ये जॉइंट जो है पिन जॉइंट बनेगा, पिन पिंड जॉइंट, ठीक है। अगर वेल्डिंग कर दी जाती है तो ये रिजिड जॉइंट हो जाएगा, ये रिजिड जॉइंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिजिड जॉइंट हो जाएगा। अगर वेल्डिंग कर दी जाती है तो ये रिजिड जॉइंट हो जाएगा, और अगर रिवेटिंग या बोल्टिंग की जाती है तो ये पिन जॉइंट, ठीक है ना। अब पिन जॉइंट मतलब क्या होता है, हिंज। जैसा कि हम एसएफडी बीएमडीएल चैप्टर में टाइप्स ऑफ सपोर्ट में हम पढ़ चुके हैं, तो पिन जॉइंट जो है वो हमारा और कुछ नहीं हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। और रिजिड मतलब कौन सा होता है, फिक्स जॉइंट, फिक्स्ड, ठीक है, क्लियर। तो हमारा हिंज या पिन जॉइंट हो सकता है जब हम रिवेटिंग या बोल्टिंग करें, और अगर हम वेल्डिंग कर देते हैं तो वो जॉइंट जो है हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स जॉइंट या रिजिड जॉइंट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली नॉर्मली जो है आजकल के समय में नए कोड के अकॉर्डिंग स्टील स्ट्रक्चर में जो कोड है हमारा IS 800 और इसका जो रिवीजन है वो 2007 वाला, ठीक है ना। तो IS 800 जो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का इंडियन स्टैंडर्ड है, तो इसमें जो है अब रिवेटिंग को हटा दिया गया है, और केवल बोल्टिंग और वेल्डिंग को यूज किया गया है, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग, ठीक है ना, बोल्टिंग
एंड वेल्डिंग। ठीक है, मतलब रिवेटिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है, रिवेटिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है इस नए कोड में। और जो पुराना IS 800 था, IS 800 जो कि 19 आई थिंक 1984 या 87, देख लेना, इसका एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है अभी, 1984 या 1987 का जो रिवीजन है उसमें उसमें हमारे पास तीनों ऑप्शन थे, रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड रिवेटिंग, बोल्टिंग एंड वेल्डिंग। ठीक है ना, तो अब नए कोड में रिवेटिंग को एलिमिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो नॉर्मली जब भी हम यहाँ कनेक्शन करते हैं तो एक कनेक्शन जो है हम बोल्टिंग भी करते हैं, बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग करते हैं प्लस प्लस वेल्डिंग। ठीक है ना, दोनों चीजें साथ में करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम ये मान के चलते हैं कि बोल्टिंग और रिवेटिंग जो जब दोनों कर दी तो वो जॉइंट जो है रिजिड जॉइंट बन जाता है। ठीक है ना, वो जॉइंट जो है रिजिड जॉइंट बन जाता है। तो यहाँ फिगर में आपको मैं बस ये दिखाना चाहता था कि ये जो मेंबर्स हैं एक पर्टिकुलर जॉइंट पर किस प्रकार से एक गजेट प्लेट से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना, और गजेट प्लेट में आपको डॉट 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 करके दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोल्टिंग भी हो सकती है और रिवेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बाद ब्रिज का सॉरी ट्रस का जो है, ट्रस का जो है यूज कहाँ करना है, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ट्रस जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी यूज हो सकता है। ठीक है ना, ट्रस जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में भी यूज हो सकता है, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर में हम बेसिकली अपनी हमारी जो रूफ शीट होती है, तो रूफ शीट को सपोर्ट कराते हैं ट्रस से, रूफ शीट को सपोर्ट कराते हैं ट्रस से। और नॉर्मली ऐसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं जो ऐसे एरियाज में कंस्ट्रक्शन होता है जहाँ पर ज्यादा स्नोफॉल हो सकता है। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा जहाँ पर रेनफॉल होता है, तो ऐसी जगह पर जो है ट्रस स्ट्रक्चर, नॉर्मली ट्रस, रूफ रूफ ट्रस बनाए जाते हैं। ठीक है ना, या वुडन वुडन बिल्डिंग्स भी हमारी जो होती हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वहाँ पर वुडन ट्रसेस भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आर्किटेक्चरल पर्पज से यानी एस्थेटिक व्यू जो है अच्छा है बिल्डिंग का, तो उसके लिए भी कभी कभी हम यूज करते हैं। और जहाँ पर ज्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है, ज्यादा रेनफॉल वगैरह होता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर ज्यादा विंडी एरिया है ना, ज्यादा जहाँ पर हवा बहुत ज्यादा चलती है, तो विंडी एरिया के केस में हम जो है ट्रस स्ट्रक्चर का जो यूज है कम से कम करते हैं, यानी बिल्डिंग्स में कम से कम करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हवा की वजह से जो है प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और अगर तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड है विंड की, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है जो आपका, आपने देखा होगा फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि जो आपकी रूफ है, रूफ ट्रस है, उसमें ऊपर ऊपर की तरफ जो है हवा ज्यादा है, नीचे हवा कम है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा हो गया, ऊपर प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस किया, जिसकी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो रिजल्टेंट डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। तो इस केस में आंधी तूफान यानी जब स्टॉर्म आता है, तो उस केस में वो रूफ ट्रस जो है वो उड़ जाता है और गिर जाता है। ठीक है, तो विंडी एरिया, बहुत ज्यादा विंडी एरिया में हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट जहाँ स्नोफॉल वगैरह होता है, रेनफॉल वगैरह ज्यादा होता है, तो वहां हम इसको यूज करते हैं। ठीक है ना, और एस्थेटिकली भी ऐसा नहीं है कि हमारे ग्वालियर में यूज नहीं कर सकते या कहीं ऐसी जगह पे यूज नहीं कर सकते हैं। आप एस्थेटिकली अगर आपको व्यू अच्छा देना है, बिल्डिंग का अपीयरेंस अच्छा रखना है, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरा जो है, हम इसको ट्रस को ब्रिजेस में यूज कर सकते हैं, ब्रिजेस में ज्यादातर यूज किया ही जाता है, और वहां पर इस ट्रस को हम ब्रिज ट्रस कहते हैं। वहां पर इसका फायदा ये है, वहां पर इसका फायदा ये है कि ब्रिज ट्रस्ट में अगर हम क्लियर स्पान बहुत ज्यादा रखना चाहते हैं, जैसे मान लिया आपने देखे हैं बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, तो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं बहुत लंबे, यानी बड़े मतलब बहुत लंबे ब्रिजेस होते हैं। और बहुत लंबे ब्रिजेस में क्या है कि आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से कोशिश ये करोगे कि हम ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करें कि हमें, अब जैसे मान लीजिए आपने नदी के ऊपर ब्रिज बनाया, तो नदी के ऊपर ब्रिज बनाएंगे तो आपको, अगर बहुत लंबा ब्रिज है ना, बहुत ज्यादा, अगर मतलब रिवर की विड्थ बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आपको क्या है, उस केस में आपको जो है आपको स्पैन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है ना, बहुत बड़ा स्पैन हो जाता है ब्रिज का, और बहुत बड़ा स्पैन होगा। और अगर आप गर्डर ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, आप सिंपल गर्डर ब्रिज बनाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या है कि कॉलम्स, यानी कि जो आपके कॉलम्स रहेंगे, जो पियर्स रहेंगे आपके, है ना, बेसिकली ब्रिज में हम कॉलम्स को पियर कहते हैं, तो जो पियर्स रहेंगे वो आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वो आपके जो है बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम क्लियर स्पान की बात करें,
तो क्लियर स्पान जो है हमारा कम हम प्रोवाइड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा इस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, ये मान लीजिए रिवर है, और इसके ऊपर हमें एक ब्रिज बनाना है, इसके ऊपर हमें एक ब्रिज बनाना है, इस तरीके से ब्रिज बनाना है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम ब्रिज बनाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए आपने एक गर्डर ब्रिज बनाया, तो ये आपने सपोर्ट दिए पहले, और उसके बाद ये उसके ऊपर गर्डर रखा, यानी बीम, जिसको हम सिंपल बीम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सपोर्ट्स हैं, ये जो कॉलम है, इनको हम अबटमेंट कहते हैं, है ना, इसको अबटमेंट कहते हैं। और इसके बीच में अब चूंकि देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पैन बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पान है। और जब चूंकि ब्रिज पर आने वाली लोड, चूंकि व्हीकल चलते हैं ना, गाड़ियां चलती हैं, हैवी व्हीकल्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर लोड बहुत ज्यादा रहता है ना। ये कोई बिल्डिंग नहीं है कि मतलब लोड इतना ज्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पर लोड भी बहुत ज्यादा होगा। तो उस केस में क्या है कि इतना लोड है, इतना अधिक लोड है, वो स्पान हम जो है बहुत हमारा बड़ा स्पैन है, तो जब लोड आएगा तो ये जो है गर्डर जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। ये लोड की वजह से जब डिफ्लेक्ट होगा तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, इतना डिफ्लेक्शन हो सकता है कि ये सहन ना कर पाए और फेल हो जाए। साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जैसा कि आप जानते हैं, सीधे अगर मान लीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम की ही बात करूँ, एक सिंपली सपोर्टेड की बीम की ही बात करूँ, तो WL² अपॉन 8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और सीधे सीधे ये L² के प्रोपोर्शनल है। बेंडिंग मोमेंट जो है सीधे सीधे L² यानी स्पैन के भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो स्पैन जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो उतना बेंडिंग मोमेंट, और जितनी ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आएगा उतनी ही बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगी, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगी। शियर फोर्स भी जो है हमारा WL/2 रहता है, तो शियर फोर्स भी हमारा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि वो भी स्पैन के प्रोपोर्शनल है। तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स इतना ज्यादा आएगा कि जो है बीम या गर्डर जो है उसको सहन नहीं कर पाएगा, वो उतना कैपेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो उस केस में हम जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर लाने की, अच्छा अगर यहाँ पर जो गर्डर है हमारा फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हम फिर कोशिश करेंगे कि इधर हम इसका स्पैन कम करें, तो हमें अंदर भी इस तरीके से सपोर्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसे पियर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो जब आप इस तरीके से हम पियर्स लगाएंगे, तो ये जो स्पैन है हमारा, ये स्पैन जो है हमारा अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये क्लियर स्पैन जो है हमारा ये कम हो जाएगा, दो पियर्स के बीच का जो गैप है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हमें लॉस क्या हुआ, हमें क्या घाटा हुआ, एक तो हमारा ये हमने पियर्स बनाने पड़े ज्यादा, ठीक है ना, पियर्स ज्यादा बनाने पड़े तो उसका कॉस्ट, ठीक है ना, उसका खर्चा बहुत बढ़ गया। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि मेहनत भी बहुत बढ़ गई। आपको बार बार पानी में अंडर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको जो पियर्स के लिए फाउंडेशन देना पड़ेगा वो अंडर वाटर आपको काम करना पड़ेगा। तो मेहनत भी बहुत ज्यादा है, तो मेहनत बहुत ज्यादा है, और पैसा भी बहुत ज्यादा, खर्चा भी बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करते हैं कि जो मतलब है ना, जिसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आए, जिसमें ज्यादा बेंडिंग नहीं हो, ठीक है ना। और बेंडिंग नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेंडिंग की वजह से ही डिफ्लेक्शन होता है ना, क्योंकि बीम है तो बीम का डिफ्लेक्शन जो है बेसिकली बेंडिंग की वजह से ही तो हो रहा है। जब लोड आया तो लोड ने बेंड कराने की कोशिश किया तो वो डिफ्लेक्ट हो गया इस प्रकार से। तो अगर बेंडिंग मोमेंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगा। तो ऐसा हम स्ट्रक्चर लाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें बेंडिंग मोमेंट ही ना आए, ठीक है ना। तो उस केस में जो है हम ट्रस को यूज करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ट्रस में जितने भी मेंबर्स होंगे, सभी मेंबर्स में ओनली केवल एक्शियल फोर्स ही आएगा, एक्शियल लोड ही आएगा, कहीं पर कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा। तो ये एक हमें एक बेनिफिट देता है कि भाई अब इसका जो है डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा बहुत ज्यादा, और इसको हम लंबे स्पान तक, क्योंकि स्पान बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ता है, स्पान बढ़ेगा तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ता है, और बेंडिंग मोमेंट भी बढ़ता है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, मिड स्पान पर। ये भी एक बहुत दिक्कत वाली चीज है कि बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन थ्रू आउट द लेंथ होता है, बेंडिंग मोमेंट का जो है वेरिएशन थ्रू आउट द लेंथ होता है। वो एक हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मिड स्पान में बहुत ज्यादा, उसके बाद मिड स्पान से अलग जाएंगे तो वहां जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है डिफर हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो जब भी हम ट्रस लगाएंगे, ट्रस स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो वहां पर बेनिफिट यही है कि एक तो वहां पर बेंडिंग नहीं होने वाली है, तो बेंडिंग नहीं होने वाली है तो फिर डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स में एक्शियल फोर्स आएगा, और जो लोड है, मतलब जो
ट्रस पर आने वाला जो लोड है वो भी लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आपका हर मेंबर में आपका लोड जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये जो लोड है, जो एक्सियल फोर्स है, वो हमारा कंप्रेशन भी हो सकता है और टेंशन भी हो सकता है। वो हमारा कंप्रेशन भी हो सकता है और टेंशन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जितने भी मेंबर, सभी में कुछ ना कुछ लोड जाएगा, और वो लोड जो है वो टेंसाइल लोड भी हो सकता है और कंप्रेसिव लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ट्रस स्ट्रक्चर का। इसीलिए हम क्या है, ब्रिजेस में जब भी हम बात करते हैं, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो हम ट्रस को जो है प्राथमिकता देते हैं, और ब्रिज ट्रस बनाने की ही कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ ब्रिजेस हैं जो कि जैसे सस्पेंशन केबल ब्रिज है, तो इस प्रकार के ब्रिज भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन होता ही है, ठीक है ना। तो वो भी एक अच्छा है। उसमें भी बेसिकली जब हमें नीचे पियर्स देने की आवश्यकता ना पड़े, पियर्स ना देना चाहें हम, तो ऐसे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ब्रिज ट्रस बनाएंगे, तो हम क्लियर स्पान को बढ़ा सकते हैं। हमें ये बीच में सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि यहाँ 3 लगाने पड़ रहे हैं, तो हमारा एक ही सपोर्ट में, एक ही पियर में बीच में काम हो जाए, एक ही हमारा एक ही हमारा पियर में बीच में काम हो जाए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ट्रस का क्या बेनिफिट है, यस सर। ठीक है ना। तो ट्रस का यही फायदा है। इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास नॉर्मली जो फ्रेम्स होती हैं, मैंने बताया कि जैसे ट्रस भी एक तरीके का फ्रेमवर्क है, ठीक है ना। तो हमारे पास स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेम्स होती हैं, ठीक है ना। और फ्रेम जो है हमारी दो प्रकार की हो सकती है। दो प्रकार की फ्रेम हमारी हो सकती हैं। एक रिजिड जॉइंटेड फ्रेम होती है, एक रिजिड जॉइंटेड। बेटा ये वाला तो खत्म होने वाला है, 40 मिनट है ना। इसके बाद अपन जो है नेक्स्ट लिंक में आपको भेजूंगा, ठीक है ना। एक आपकी रिजिड जॉइंटेड फ्रेम हो सकती है, दूसरी आपकी पिन जॉइंटेड फ्रेम हो सकती है। पिन जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। तो दो प्रकार की हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेम्स होती हैं। फर्स्ट वन इज रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, अनदर वन इज पिन जॉइंटेड फ्रेम। तो दो प्रकार की हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेम अवेलेबल है, यानी हम दो प्रकार से अपना जो है स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जब भी हम रिजिड जॉइंटेड फ्रेम की बात करते हैं, तो रिजिड जॉइंटेड फ्रेम से मेरा तात्पर्य है, रिजिड जॉइंट से मेरा तात्पर्य है, रिजिड जॉइंटेड फ्रेम से, कि जैसे मान लीजिए कि आपने बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, तो इस प्रकार से आपने सपोज एक पोर्टल फ्रेम बनाई। दिस इज योर पोर्टल फ्रेम, दिस इज योर पोर्टल फ्रेम, ठीक है। अगर 3D में बात करें, तो 3D में भी उसको हम उसका जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो है हम 3D फ्रेम बना सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर देखिए ये इस फ्रेम में अगर ये हमारा जो है कॉलम है, ये भी कॉलम है, और ये हमारा बीम है। तो दो कॉलम और एक बीम, अगर एक पोर्टल फ्रेम की बात करें, तो यहाँ पर जो है ये हमारा ये हमारा जो जॉइंट है, ये वाला जो बीम और कॉलम का जो जॉइंट है, ये जॉइंट हमारा रिजिड जॉइंट है। जैसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बीम और कॉलम की जो है कास्टिंग जब करते हैं, तो ये जॉइंट जो है मोनोलिथिक हो जाता है बेसिकली, तो रिजिड जॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। ये जॉइंट जो है क्या बन जाता है, रिजिड जॉइंट बन जाता है। ये जॉइंट जो है रिजिड जॉइंट बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम बीम कॉलम का जो जॉइंट है, अगर वो रिजिड होगा, है ना, तो उसको हम रिजिड जॉइंटेड फ्रेम कहेंगे। तो दिस इज योर रिजिड जॉइंटेड फ्रेम, ठीक है। इसके बाद जब भी मैं पिन जॉइंटेड फ्रेम की बात करता हूँ, तो देखना जरा, मैं एक पोर्टल फ्रेम बना रहा हूँ, मैं एक पोर्टल